Saim Shahzad and I'm here to teach you biology class first year. Students, आज हमने अपने टॉपिक को कैरी ऑन करना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक हम पढ़े हैं, तकरीबन हाफ हमने कवर कर लिया और आज उसको हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो इसमें आज जो हमने लेवल पढ़ना है, हमने 4 लेवल्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास ऑर्गन एंड सिस्टम, सेकंड इंडिविजुअल एंड थर्ड पॉपुलेशन एंड फोर्थ इज कम्युनिटी। आज हमने ये 4 लेवल्स स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन एंड सिस्टम की। तो कल हमारा जो इख्तिताम हुआ था टॉपिक का, वो टिश्यूज पे हुआ था। हमने लास्ट पे टिश्यूज पढ़े थे कि सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है। अब हम आज ऑर्गन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑर्गन एक कैसे बनता है इंडिविजुअल के अंदर, हम इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह हमें ये टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑर्गन की बात करते हैं। तो ऑर्गन कैसे एक बनता है, सिमिलर टिश्यूज जब मिलते हैं, मिल के कंबाइन होके एक ऑर्गन की तश्कील देते हैं और वो ऑर्गन फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लांट्स में हो या चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो। जब टिश्यूज मिलते हैं, सिमिलर टिश्यूज एक खास पैटर्न के मुताबिक वो मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो चीज़ बनाते हैं, जब वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं और वो एक इंडिविजुअल में मिल के परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, तो फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। उससे फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होके एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ऑर्गन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास हमें हमारे इस टॉपिक में एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल ऑफ एनिमल्स के अंदर वो क्या दी गई है, स्टमक की बात की गई है कि एक स्टमक जो एनिमल्स में मौजूद होता है वो एक ऑर्गन है और उस ऑर्गन में कैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं कि वो उसके अंदर एपिथेलियल लेयर है जो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। उसके अंदर मस्कुलर उसकी वॉल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं और फूड को थॉरोली मिक्स करती हैं स्टमक के अंदर और एट द एंड पोस्टीरियर साइड पे धकेलती हैं। तो ये एक ऑर्गन की एग्जांपल दी गई है एनिमल्स के अंदर कि एक स्टमक जो एक ऑर्गन है एनिमल्स में, वो खुराक को किस तरह वर्किंग करता है खुराक की और उसको हजम करके पोस्टीरियर एंड तक धकेलता है। इसके बाद एक इसी टॉपिक में बात की गई है कि ऑर्गन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिकली बने होते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से, अपने फंक्शंस के लिहाज से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से स्पेसिफिकली बने होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से फिक्स हैं, मौजूद हैं। कोई एक है, कोई 2 है, इस तरह अपने अपने काम को परफॉर्म करने के लिए एक फिक्स्ड तादाद में मौजूद हैं और स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं। इससे अगली बात जो हमें बताई गई है वो ये कि प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का बहुत फर्क है। प्लांट्स के अंदर ये सिस्टम बहुत लेस डेफिनेट है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये बहुत सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी में मौजूद है। ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है एनिमल्स के अंदर बनिस्बत के प्लांट्स के अंदर, लेस डेफिनेट है प्लांट्स के अंदर बनिस्बत एनिमल्स के। अब प्लांट्स की हम अगर उसके ऑर्गन्स की एग्जांपल पढ़ें तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जैसा कि रूट्स, शूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो रूट्स की बात करते हैं कि रूट्स क्या काम परफॉर्म कर रही हैं प्लांट्स के अंदर, एंकर का काम कर रही हैं, एंकरिंग का काम करती हैं। दूसरे नंबर पे खुराक की स्टोरेज कर रही हैं। तीसरे नंबर पे वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रही हैं टू शूट्स, स्टेम। और स्टेम जो है वो पौधे को मजबूती दे रहा है, पौधे को मजबूती से नवाज रहा है। क्या चीज़, स्टेम। स्टेम के बाद जो लीव्स है वहाँ पे खुराक बन रही है, खुराक के बनने का अमल लीव्स में हो रहा है। उसके बाद जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं प्लांट्स की। तो इस तरह ये ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये लेस डेफिनेट है, इतना कॉम्प्लेक्स इनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कुछ जो 4-5 चीज़ें हैं उनके फंक्शंस बिल्कुल वाज़ेह हैं और वो हमें पता चल रहा है उनका। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं प्लांट्स की निस्बत, तो एनिमल्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। एनिमल्स के ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए काफ़ी ध्यान से, काफ़ी डीप चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ता है बनिस्बत के प्लांट्स के। तो ये बात है हमारे इस टोटल
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने एग्जांपल ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया, स्टमक को हमने देखा कि कैसे स्टमक बना है और वो एक ऑर्गन है और वो कैसे अपना काम परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने एग्जांपल ऑफ प्लांट के अंदर उसके ऑर्गन्स की एग्जांपल्स को स्टडी किया। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गन एंड सिस्टम। अब हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है इंडिविजुअल एज अ होल ऑर्गेनिज्म। अब हमने इंडिविजुअल को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इंडिविजुअल की बात करने लगे हैं, एक मुकम्मल इंडिविजुअल की, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर। तो इंडिविजुअल हमें इसके नाम से जाहिर होता है कि एक फर्द की बात की जा रही है, एक मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर बहुत से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं और एक इंडिविजुअल प्लांट को तश्कील देते हैं। लेकिन अगली बात इससे ये है कि एक इंडिविजुअल उस वक्त अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जब उसके ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें, जब उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्किंग कर रहे हों, फिर इंडिविजुअल अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो। इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है, मे बी 10th में पढ़ा है हमने कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन के तहत एक इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर सकता है अगर उसके अंदर जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है उनमें कोऑर्डिनेशन हो। इसमें एक एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, ह्यूमन की एग्जांपल दी गई है कि जब वो हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है तो उसके मसल्स उस टाइम काम कर रहे होते हैं, उसके मसल्स को उसी टाइम ऑक्सीजन और फूड मिलने के लिए हमारे दो प्रोसेसेस साथ साथ तेज हो जाते हैं। एक हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है ताकि ब्लड को पंप किया जा सके उस जगह पे, और दूसरा हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस तेज हो जाता है ताकि हमारी उस टाइम फौरन फूड की कमी ना हो, उस जगह पे फूड पहुंचाई जा सके, उस जगह पे फूड की ब्रेकडाउन तेज हो जाए, रेस्पिरेशन तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। इस तरह कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गन्स काम करते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हमें ये बात बताई गई है कि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो दो चीज़ों के तहत चलता है। हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के तहत, जबकि प्लांट्स के अंदर ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के तहत चलता है और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है। प्लांट्स के अंदर चेंजेस लाने के लिए हार्मोन्स की रिलीज होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंज होती है। जबकि एनिमल्स के अंदर एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करके एक इंडिविजुअल को लाइफ को एक इंडिविजुअल की लाइफ को बरकरार रखते हैं। लास्ट में इस टॉपिक की एक बात की गई है कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म वो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही होती हैं तो एक इंडिविजुअल का टोटल सिस्टम अंदर जो उसके ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है वो सारा मिल के काम करता है और बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है, किसके निस्बत जो वो बाहर से इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है। इन्वायरमेंट की चेंजेस को फेस करने के लिए पूरा इंडिविजुअल का सिस्टम हरकत में आता है और पूरे इंडिविजुअल के जब सिस्टम में चेंजेस आती हैं फिर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज के अंदर। ये था हमारा होल टॉपिक ऑफ इंडिविजुअल एज अ होल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन के तहत एनिमल्स में काम हो रहा है और कोऑर्डिनेशन के तहत ही प्लांट्स में काम हो रहा है। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ ऑर्गन्स काम करते हैं। और दो किस्म की हमने इसमें चीज़ें पढ़ी हैं कि प्लांट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, हार्मोनल रिलीज होता है जो कि लॉन्ग टर्म चेंजेस जो पैदा करता है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल जिसकी वजह से सर्वाइव करता है किसी भी इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो भी पेश आती हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसको टोटली एज अ होल रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। पूरा सिस्टम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके उस होल इन्वायरमेंटल चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ये था हमारा इंडिविजुअल एज अ होल ऑर्गेनिज्म का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पॉपुलेशन और कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन से आप वैसे ही 9th और 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा है, आप इससे वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसमें हम बात की वजाहत इस तरह करेंगे कि एक तो हमें पता है कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग एट अ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्पीशीज लिविंग एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, और इसकी एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं। वो कौन कौन सी के पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड,
पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, ये इस तरह की कुछ बेसिक्स एग्जांपल पॉपुलेशन के अंदर दी गई हैं। लेकिन जो समझने वाली थोड़ी सी बात है वो ये है कि पॉपुलेशन जो है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर लेवल पे है, ये एक हायर लेवल है पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा तादाद होने की वजह से पॉपुलेशन में हर पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज़्यादा है। इन एट्रीब्यूट्स में कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाद में डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखना ज़रूरी होंगे, जिसके अंदर कुछ है कि जिसमें जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन प्रेशर, इस तरह की 5-6 जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हम इंशाल्लाह लेटर इकोलॉजी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक को एज अ होल रीड करना है। तो इसमें बस ये एक बात है कि ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन में मौजूद होने की वजह से ज़्यादा तादाद में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम जिनका नाम मैंने आपको बताया है, वो आपने उनके नाम याद करने, इनको हम लेटर इसी बुक में इकोलॉजी के चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पॉपुलेशन का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी के अंदर हमें पता है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिल के रहती हैं एक साथ और फिर एक कम्युनिटी बनती है एक प्लेस के ऊपर। कम्युनिटी के अंदर बहुत सी पॉपुलेशंस आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ये बहुत वसी एक नेटवर्क है कम्युनिटी का। इसके अंदर अब हम एक ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कम्युनिटी के ऊपर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, वो बहुत असरअंदाज करते हैं। अगर एक कम्युनिटी के ऊपर बैरूनी एबायोटिक फैक्टर्स असरअंदाज हो जाए तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं कम्युनिटी के ऊपर उसके। तो और दूसरी बात ये कि कम्युनिटी जो है ये 2 टाइप्स की होती है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है जिसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रह रही होती हैं और इंटरलिंक्ड होती हैं, और एक सिंपल कम्युनिटी होती है जिसके अंदर कुछ चंद एक ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस रह रही होती हैं एक टाइम पे। अगर कोई ख़तरनाक बाहर से बैरूनी फैक्टर सिंपल कम्युनिटी पे अगर असरअंदाज होता है तो उसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इफेक्ट्स होते हैं उस कम्युनिटी के ऊपर, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। ये बात हमने इसमें पढ़ी है कि कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस रहती हैं। कम्युनिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और वास्ट पैमाने पे फैला हुआ एक निज़ाम है जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स, बहुत सी पॉपुलेशंस मिल के रहती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, और कोई भी बैरूनी फैक्टर और उन पर अगर असरअंदाज करे, कोई भी बैरूनी फैक्टर अगर उस पर असरअंदाज करे तो वो उनके लिए बहुत ड्रेस्टिक हो सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन 2 किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। एक कम्प्लेक्स है जिसमें ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और रह रही होती हैं, जबकि दूसरी जो कम्युनिटी की टाइप है वो सिंपल है जिसमें चंद एक पॉपुलेशंस रह रही होती हैं। तो अगर उस कम्युनिटी के ऊपर जिसमें चंद एक पॉपुलेशंस रह रही है, सिंपल कम्युनिटी है, उसके ऊपर अगर बाहर से कोई एबायोटिक फैक्टर असरअंदाज होता है तो वो उस सिंपल कम्युनिटी के लिए बहुत ड्रास्टिक साबित हो सकता है, बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर। नेक्स्ट, इसमें कम्युनिटी के अंदर जो जिक्र किया गया है वो हम पढ़ते हैं। दूसरी बात जो की गई है वो ये कि एक ऑर्गेनिज्म को हम प्रेडिक्शन ये है, अब साइंटिस्ट ये बात कर रहे हैं कि हम कर इस तरह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को अगर हमने स्टडी करना हो तो उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट करके उसके ऑर्गन सिस्टम, उसका ऑर्गन टिश्यू लेवल, ये सारी जो एक बेसिक स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, हम इस तरह एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। एट द एंड हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। उसको हम एज ए इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद, उसके ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करने के बाद उसको हम पॉपुलेशन लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं, उसको हम एज ए कम्युनिटी के लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं उसी एक ऑर्गेनिज्म को, और एट द एंड हम कम्युनिटी लेवल पे भी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं जिसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। ऑर्गेनिज्म की जो एक कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन है वो बहुत सी किस्म की हो सकती है, जिसके अंदर कुछ लिंक्स हैं जो आखिर पे इस टॉपिक के हमें दिए गए एक इंडिविजुअल के कम्युनिटी के अंदर। वो कौन कौन से हैं? प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म। इन लिंक्स की बेस पे भी हम एक इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं एट ए कम्युनिटी लेवल। तो ये था हमारा कम्युनिटी का टॉपिक। अगर आज के इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।